उसने रूम में कदम रखा तो सन्नाटों की सद में आ गया। सारा रूम तहस नहस था। कुशन्स फटे हुए थे जिनसे निकली रुई कालीन पर बिखरी थी। कांच के टुकड़े ड्रेसिंग टेबल के सामने बिखरे थे। वो साकित जामिद था जब परफ्यूम्स की खुशबू उसके दंतों से टकराई, जिस पर वो होश में आया। नूर। होश में आते ही उसे सबसे पहला ख्याल नूर का आया और बुकलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर वो सूजी आंखों से आवाज पर झटके से सर उठाए उसे घूर रही थी। क्यों आए हो? सर्द सपाट जज्बात से आरी लहजा उसे ठटकने पर मजबूर कर गया। उसने खुद को संभाला और बामुश्किल मुस्कुराहट सुर्ख लबों पर सजाई। तुम्हें डेट पर और लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने। उससे मोहब्बत और लगावट से भरे लहजे में कहा। नूर जो उसे देख रही थी हंस पड़ी। उसकी हंसी में कांच सी चुभन थी जो दाद को अपने अंदर महसूस हुई। नूर, आई प्रॉमिस, अम्मी दोबारा तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेंगी, बल्कि दुनिया का कोई शख्स तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बिलीव मी स्वीट हार्ट। वो उसके पास आता उसका सर्द हाथ थामे बोलने लगा। उसकी हालत उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख गई थी। नूर ने पहले उसे देखा और फिर अपने हाथ को। अगर एक वजूद मुझे हर्ट करता है तो उसका क्या करोगे दाऊद? कुछ चुभते हुए लहजे में पूछते उससे झटके से अपना हाथ उसके हाथ से खींचा। दाद ने पहले अपने खाली हाथ को देखा जहाँ कुछ देर का उसका लम्स मौजूद था, फिर उसकी सवाले नजरों में देखा। वो उसके पास से बेड पर बैठा। तुम सिर्फ बताओ, मैं उसकी हंसी मिटा दूंगा जो तुम्हें तकलीफ दे। मिटा दोगे उसे? सिर्फ सच बोलो। वो उठकर बैठी, जिस पर दाद की नसें बेसाख्ता उसके बिखरे सरापे से होती सूजी खूबसूरत आंखों पर ठहरी। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, झूठ नहीं बोलूंगा। उसका चेहरा हाथों में भरकर बहुत चाहत से उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी बोसा दिया और दूसरी तरफ नूर जिसकी आंखें पहले ही नम थी उसके अपनेपन के मुशायरे पर झलक पड़ी। मिटा दो खुद को दाऊद अलिफ। तुम हो मेरी तकलीफ की मेन वजह। तुम ही हो वो जिसकी वजह से मैं यहाँ कैद हूँ, जिसकी खोखली मोहब्बत पर मैं यहाँ खुद खुद कर जी रही हूँ। मिटा दो अपनी हंसी, पूरा करो अपना कहा, मार दो खुद को, अपना कॉल निभाओ। वो झपट कर उसका कॉलर पकड़ती झिझोड़ती हंसियानी होकर कह रही थी, जबकि वो खामोश कहीं नम आंखों से उसे तक रहा था। मार दूं? कहीं दूर खाई से जैसे उसकी आवाज आई, चीखती रोती नूरुलैन इस आवाज पर यकदम ठटक कर उसे देखने लगी और फिर उसकी स्याह आंखों में तैरती नमी को देखकर वो खुश हुई, मुस्कुराई दिल से। हाँ, मार दो। वो उसकी आंखों में तक रही थी मुंतजिर सी। मार दूं खुद को? इंतहाई सदमे भरी आवाज सी कि नूर जो उसे तक रही थी चिढ़कर चिल्लाई। हाँ, हाँ, मार दो खुद को। सुना नहीं, कह तो रही हूँ मार दो खुद को। उसकी कॉलर को पकड़कर गुस्से से फाड़ने की कोशिश करती उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी। दाद जो इंतहाई संजीदा होकर देख रहा था, उसके अगले कदम पर नूर साकित हो गई। सांस रोके वो उसे खो रही थी जहां दाद छत पहाड़ कहका लगाकर हंस रहा था। फोकट का हूं कि मार दूं ऐसे ही फ्री में? नूर के सुख दमदमाते चेहरे को देखते अपनी सुर जुबान को चिढ़ाने लगा। चलो अब उठो, बहुत हो गया तमाशा। चलो तैयार हो जाओ, रोमांटिक मौसम में रोमांटिक सैर पर चलें। उसके तर तर बहते आंसू उंगलियों की पोरों पर चुनकर उसके फूले सुर्ख गाल पर चुटकी काटी। वो होश में आई। जस्ट शट अप दाऊद, दफा हो जाओ, कहीं नहीं जा रही मैं। रोती हुई वो उसके हाथ झटक कर वापस बेड पर मुंह के बल गिर गई। क्या यार बोनी, लोगों के निकाह होते हैं तो वो उछलते खेलते कूदते रहते हैं। मेरा हुआ तो हंसना तो दूर, मुझ पर उल्टा डिप्रेशन होने लगा है फर्स्ट नाइट का सोचते। वो चिढ़कर बोला और उसका रूम संवारने लगा। दाद प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज। अपना तकिया उठाकर उसे मारती वो बेड से बेडशीट और सारे तकिए वापस नीचे फेंकने लगी जो दाद ने सेट किए थे। तुम रात को तमाशा लगा रही हो, उठो तमीज से और चेंज करके आओ। अगर चेंज नहीं भी करना तो आओ चलें। वो उसे सुबह वाले कपड़ों में देखता नीचे से उसका दुपट्टा उठाए उस पर फेंका और ड्रेसिंग टेबल संभाल कर नीचे से कांच के टुकड़े उठाए। वो जब फारिग होकर उसके पास आया तो वैसे ही बेड पर पड़ी थी, अलबत्ता इस बार पेट के बल पड़ी आंखों पर दोनों बाजू टिका दिए। वो उसके सामने खड़ा पेंट की जेबों में अंगूठे फंसाए उसे आश्चर्य नजरों से देख रहा था। थक कर उसे लब दबाए और अपना घुटना पेट के किनारे पर टिकाते उस पर झुकाया। नूर जो उसके जाने के इंतजार में थी, खुद पर साया पाते ही बौखलाकर आंखों से बाजू हटाए कि दूसरे पल ही हैरत से उसकी आंखें फैली। गुलाबी से रंगत भी सर्द पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ बोनी, छोड़ नहीं सकता तुम्हें।
हारते हारते पाया है तुम्हें, पर तुम्हें कहाँ कदर होगी मेरी। कदर तो तब होगी जब तुम्हें भी मुझसे मेरे जैसा पागल प्यार होगा। बिल्कुल फासला खत्म किए वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए गहरे सांस भरता उसकी खुशबू को सांसों में उतारने लगा। नूर के तो हाथ पांव फूल गए। वो सुनसी पड़ी थी जब दांत की उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर पाया। मैं चल रही हूँ, प्लीज, मचल कर कहते हुए बद आवाज उठने लगी। दांत। उसकी बढ़ती गुस्साहियों पर वो रोने जैसी हो गई जिस पर हंसते हुए दांत ने उसे देखा। एक शर्त पर छोड़ूंगा, अगर प्यार से मेरे साथ डिनर करोगी और फिर आइसक्रीम खाने के साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी। बोलो हाँ, और कोई नखरा नहीं दिखाओगी। उसकी पूरी गाल पर अपनी नाक को रगड़ते वो बोझल आवाज से पूछने लगा। नूर की सांसें तेज हो गईं। उसे झट से हाँ में सर हिलाया। ठीक है, चल रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ, आइसक्रीम भी। उसे कंधों से जकड़े पीछे करती वो मिनमिनाई। ये हुई ना मेरी बोनी गर्ल। उसकी नाक पर दांत जमाए वो नरमी से काटकर उसे बाजू में भरकर उठा। वो नीचे जमीन पर खड़ा किया। नूर सूर से बिदक कर उससे फासला कायम किए वार्डरोब की तरफ आ गई। दाद उसकी इस जल्दबाजी पर कहका लगा उठा। फ्यूचर में तुम काफी फर्माबरदार बीवी साबित होने वाली हो बोनी। वो उसके पीछे आता उसे कपड़े निकालते देखता इत्तला देने लगा, पर वो उसके लफ्ज़ों पर ध्यान दिए बगैर हैंगर में लटके फ्रॉक और शलवार कमीज को उल्टा सीधा कर दी। बुखलाई उसके एहसास से दूर भाग रही थी। तुम्हें मालूम है, अगर मैं मर गया तो ये समाज तुम्हें ये रंगीले भड़कीले कपड़े नहीं, इसकी जगह सादे सफ़ेद कपड़े पहनने पर मजबूर करेगा, और तुम वो पहनने पर राजी हो जाओगी। क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं बोल सकती, जो अपने बारे में तल्ख बुरा सुन सकती है, वो अपनी ज़ात को बंटवा कर दूसरों का मानने पर मजबूर हो सकती है। ये भी कर सकती है। वो उसके शाने पर ठोरे टिकाए हैंगर में कपड़े उलट पुलट करता निहायत ही संजीदगी से कह रहा था। नूर ने चौंक कर उसके सर को देखा। क्या हुआ, ज़ात के बंटवाने पर शौक हुई हो या मेरे मरने का कहने पर? मेरी बला से जाओ बाहर में। वो कंधा झटक कर पार खाने वाले अंदाज में कहती एक लॉन का सूट लेकर वहां से निकली। सुनो नूर, दुनिया नहीं लड़ती किसी के लिए। जो तुम्हें हर्ट करे तुम उससे लड़ सकती हो, अपने हक के लिए बोल सकती हो। अपनी ज़ात पर तुम्हारी खामोशी खुद सबको दावत देती है आकर कहने की। अगर तुम एक दफ़ा आवाज़ उठाओ तो किसी को मालूम भी हो सके तुम्हारी भी कोई इज्जत नफ्स है, जो तुम आसानी से सबके पांव तले देखकर खामोश रहती हो। इंतज़ार कर रहा हूँ, किचन में आ जाना। वो बगैर रुके वहां से चला गया। नूर सकते में खामोशी से सुनती उसके जाने पर होश में आती गहरा सांस भरकर बाथरूम में बंद हो गई और कुछ देर में फ्रेश होती चेंज करती बाल पुष्प पर फैलाए दुपट्टा सर पर टिकाकर सीढ़ियाँ उतरती किचन में आई। वो सामने ही टेबल पर खाना लगाए चेयर पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी फूलती नजरों से वो हाइव सी हो गई और माथे पर बेशुमार शिकने सजाकर चेयर खिसका कर बैठी। ब्लैक कलर में खूबसूरत लगती हो, मत पहना करो जब तक रुखसती नहीं हो जाती। गंभीर लहजे में कहकर वो खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ और नूर जो मुंह को नवाला ले जाने वाली थी उसकी बात पर दांत पीस कर रह गई। और तुम इंतहाई बकवास लगते हो, मत पहना करो मेरे सामने ब्लैक सूट। उससे जलकर कहा। दांत हंस पड़ा। क्या तुम्हें भी बहक जाने का खदशा है? जितना बेबाक होकर उससे पूछा था नूर के 14 तबक रोशन हो गए। इंतहाई सब का मुजाहरा करती वो खामोशी से खाना खाने लगी थी क्योंकि हालत ऐसी थी कि अब उंगली जितना फासला खाने से रखा तो यहीं मर जाना है। खाने के बाद वो कतरा कर रूम में जाना चाहती थी पर उसकी वार्निंग याद करके भारी कदमों से लाउंज में आई। दाद एक नजर फेरी को देखता उसे सोया पाकर दरवाज़ा बंद करके वापस आ गया। उसका इरादा तो उसे अपने साथ ले जाने का था, पर बुरहान ने बताया था वो नींद की काफ़ी गहरी है और जल्दी भी सो जाती है। दूसरा उसकी स्टडी को देखते उसे जगाना ज़रूरी नहीं समझा। अलबत्ता वापसी पर उसके लिए आइसक्रीम लाने का इरादा था जो सुबह उसे दे देता। अच्छा सुनो, रात को फेरी को अपने पास सुलाना। भाई भाभी शायद किसी काम से गए हैं, ठीक है? उसकी गोद में रखे हाथ को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे कहा और दूसरे से स्टेयरिंग संभाले गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो लब दांतों में दबाए सुनती उसकी मजबूत उंगलियों को अपनी उंगलियों से उलझते बर्दाश्त करती रही। फिर काफ़ी देर वो उसकी संगत में ड्राइव करता तकरीबन रात के 1 बजे खुशकिस्मती से खुले एक आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोका। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाता हूँ, फिर यहीं साथ खाते हैं। बाहर मत निकलना। वो उसकी गाल पर उंगलियां फेर कर गाड़ी से निकला। उसके जाने के बाद नूर भी आयसा से ठोर खोलकर बाहर निकल आई और दरवाज़ा बंद किए गाड़ी से टेक लगाए खड़ी होती।
खुली फिजा में गहरे गहरे सांस भरने लगी, इस बात से अनजान कि कोई बहुत गौर से उस पर नजर टिकाए बैठा है। मुबारक ब्लैक किंग, आपकी ब्यूटी मिल गई हमें। सामान हाथ में पकड़े स्याह दुपट्टे में ली गई नूरुलैन की तस्वीर को देखता मुस्कुराता बोला। दूसरी तरफ बड़ी सी पार्टी के साथ बैठे किंग की आंखों में चमक उभरी, हाथ से शराब खुद खुद फिसला जब आवाज़ों पर नशा करती खुशबू सवार हुई। ब्यूटी, मेरी ब्यूटी, ब्लाइंड ब्यूटी जमान। किंग खुशी से पागल होता बोला। आज कितना खुशकिन दिन था। एक तरफ उसका बेस उसे जल्दी हासिल होने वाला था, तो दूसरी तरफ उसकी ब्यूटी भी मिल गई। सॉरी किंग, पर अब वो ब्लाइंड नहीं रही। मकरू लहजे में सामान अफसोस करता बोला। किंग चौंक उठा। ऐसे कैसे? वो ब्लाइंड नहीं। जमान, उसकी आंखों में रोशनी कहाँ से आई? वो घुर्राया। उसके अपनों ने उसका इलाज करवाया है। सामान दीवार पर हूर के साथ नूर की तस्वीर लगाता, सुर्ख मार्कर से उसके चेहरे पर निशान डालता मुस्कुराया। तबाह कर दो उसके खानदान को और उसे मेरे पास लाओ। उसकी आंखों के सामने उसके अपनों को ख़त्म कर दो, ताकि वो ये कभी ना कह सके मुझे अपनों के पास जाना है। उससे हुक्म दिया और खटाक से कॉल डिस्कनेक्ट की। सॉरी लिटिल गर्ल, तुम्हें इस देव को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मेरी ब्लाइंड ब्यूटी मेरे पास आ सकती है। वो कहकर मुड़ा, पर दूसरी तरफ से मिली खबर उसके आवाज से छोड़ गई। कैसे कैसे हुई लड़कियां आज़ाद? और कोठी में आग कैसे लगी? मरोगे, सब मरोगे, और मुझे भी मरवाओगे। उसकी दाढ़ें अरूज पर थीं। सर, एसपी था, एसपी बुरहान, और उसके साथ वो लड़की, खूबसूरत सी पतली सी लड़की थी, पर बॉस इंतहाई खतरनाक थी। उन दोनों ने मिलकर सब तबाह कर दिया। डरा हुआ उसका आदमी उसे बताने लगा और सामान का गुस्से से बुरा हाल था। इतनी बर्बादी मचा दी एसपी, अब अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो। सोचते ही उसे बुरहान और अलीफ पर तरस आया। सर, अब यहाँ पाकिस्तान में हमारा भाई के अलावा कुछ नहीं। अब सिर्फ वो लड़कियां हैं जो वहां से निकाली हैं। दुआ करें 20 ना पहुंचे बॉस, वरना हम मर जाएंगे। वो खौफजदा आवाज में कहता मोट के डर से रोने जैसा हो गया। सामान ने गुस्से से मोबाइल दीवार पर दे मारा और मुठियां भींचकर यहाँ से वहां चक्कर काटने लगा। किंग को खुश तो कर दिया था, पर उसका मतलब ये नहीं था कि वो इस सब का हिसाब नहीं लेगा। पाकिस्तान से उसकी दहशतगर्दी मान पड़ गई थी। जब वो मीटिंग के बाद नोट करेगा तो उसका क्या हाल करेगा, ये सोचते ही वो घबराया। उसे कैसे भी करके ब्यूटी को हासिल करके यहाँ से भागना था, बीस्ट और किंग से दूर। तेज सूरज की चुभती रोशनी पर वो करवट बदलता सोने लगा कि कंधे सुट्टी टीसें उसका दिमाग झंझोड़ कर रख गई। वो एकदम पसीने से नम उठ बैठा, पर दूसरा झटका उसे तब लगा जब उस वीरान सुनसान जंगल में खुद को अकेला पाया। मुस्कान, मुस्कान कहाँ हो? खड़े होकर उससे घबराते उसे 2-3 बार पुकारा, पर जवाब निधारत। ऐसा लग रहा था उस पूरे जंगल में वो अकेला ही है, पर नहीं, उसे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। झटके से उससे गर्दन मोड़ी और खुद बहुत पीछे बैठे वजूद को देखते पलट गया उसकी तरफ। तुम कौन हो और मुस्कान कहाँ है? वो उस स्याह फाम के मुंह पर बंदी सुर्ख शर्ट को देखता उसके खूबसूरत सुर्ख आंखों में देखने लगा। हाथ तो उसके बंधे हुए थे, पर मुंह क्यों बंधा था? उससे उलझते दिमाग के साथ उस स्याह फाम के मुंह से उसकी शर्ट खोली। अगले ही पल मुंह से खून उल्टी मानन बाहर निकला और उसके स्याह पेट गर्दन पर फैल गया। मेरी बीवी कहाँ है? उसका क्या किया? वो कहाँ गई, बताओ। जोरदार थप्पड़ उस स्याह फाम को मारते हुए बुरहान ने गुस्से से पूछा, पर वो क्या जवाब देता? उस लड़की ने कुछ बोलने के लिए मुंह में जुबान छोड़ी होती तो वो जवाब देता। दर्द, तकलीफ और बेबसी से रो पड़ा। मान, वो ठटका और उस स्याह फाम को सीधा करते उसके मुंह खोलने का इशारा दिया, जिससे दर्द से अकड़े चपड़े के साथ मुंह खोला। ओ माय गॉड, उफ। दूसरे ही पल बुरहान ने नसें फिरी। किसने किया ये? उसकी भीगी आंखों में देखते पूछा कि उस स्याह फाम की नसें जवाबन बुरहान के सराहने कदावर दरख्त पर गईं। उससे भी मुड़कर देखा कि शायद वो मेंटल लड़की हो, पर वहां मौजूद अल्फाज को देखते वो तंग रह गया। जहाँ दरख्त पर किसी नोकदार चीज या बेहतर चाकू से लिखा गया था सुर्ख रंग से, ये तुम्हारा गवाह है और अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे अपने साथ ले जाते हो या यहीं सबके साथ इसे भी जंगली जानवरों के लिए छोड़ देते हो। ये अब तुम्हारे हाथ में है, पर एक बीवी की हैसियत से एडवाइस दे रही हूँ कि इन जैसे दरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ना। इन्होंने एक नहीं कई घर उजाड़े हैं एसपी, बाकी ले जाओ तो तुम्हारी मर्जी,
हो सके कुछ काम आ जाए। ये सब पढ़कर बुरहान को ऐसा लगा कि आखिर में ज़रूर हंसी होगी। सूख रंगत से उसे उस आदमी को देखा। गवाही के लिए उसके मुंह में जुबान कहाँ थी जो जवाब देता। फिर किस काम का उसके। वो सर झटक कर उसे वहीं छोड़े, उसकी गिड़गिड़ाहट को नजरअंदाज किए आगे बढ़ा। दूसरा झटका उसे झाड़ियों पर पड़े मरे सांप को देख कर लगा। मुस्कान बहुत बड़ा गेम खेला है। जानबूझकर बेहोश किए, सबूत मिटाकर यहाँ से भागी हो। बचोगी नहीं तुम अब। वो गुस्से से बड़बड़ाता आसपास हंसे डाले, बूट तले सूखे पत्ते नोचे आगे बढ़ रहा था। तकरीबन 3 घंटों बाद दर्द से निढाल वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा। जालिम औरत, गाड़ी ड्राइव करने को भी नहीं रुकी। बीवी। वो अंदर ही अंदर जलता कूदता शिकवा कर रहा था। गोली निकालने से सोचन उसके बाजू को अपनी लपेट में लेकर गर्दन को भी कब्जे में कर गई। शहर की हदूद में दाखिल होते उसने सबसे पहले अपने अस्पताल का रुख किया। डॉक्टर ने एसपी और उसकी हालत को देखकर जल्दी से उसे एडमिट किया और इमरजेंसी वार्ड में ले गए। वो जो उसकी नसों से उछल गाड़ी की डिक्की में कैद थी, निकल कर बाहर आई। उसे हॉस्पिटल में देखकर मुतमिन सी आरिफ से रब्ता करने लगी। भूख तो जोरों शोर की लगी थी, पर जेब में बबल के अलावा फूटी कोड़ी भी नहीं थी। अब उसे सीधा जाकर अपने घर ही खाना था और बुरहान से पहले उसे जल्दी से यहाँ से निकलना था कि उसकी किसी भी किस्म के वार्ड से बच सके। और हुआ भी वही। जल्दी उसके लिए गाड़ी पहुंच गई, जिसमें बैठकर वो कराची के लिए रवाना हुई। नाश्ता किए गुजरी रात के ख्यालों में गुम अपने गमों की तरफ जा रही थी, पर सामने राहदारी से गुजरते दांत को देखते उससे कदम थम गए। माथे पर लातादाद शिकने नुमादार हुई। रात गाड़ी से बाहर निकलने पर उसे याद था कितनी बुरी तरह डांटा था उसे, और जो आइसक्रीम लाया था वो भी वहीं रास्ते पर फेंक कर उसे गाड़ी में बिठा दिया। उसके मुसलसल होने पर शायद ही उसको अपने बुरे बर्ताव का एहसास हुआ था कि गाड़ी एक साइड रोके वो उसे चुप करवाने लगा था। कुछ देर पहले की निस्बत वो नरमी से पेश आ रहा था, पर नूरुलैन जिस पल उसकी तरफ से बदगुमान हुई थी वही पल उसके लिए काफ़ी था। बहरहाल कुछ भी ना सुनते वो खामोश तो हो गई थी और उसकी तरफ से रुख मोड़ लिया था। आने वाले वक्त से वो बिल्कुल अनजान थी अपनी ज़िद की वजह से, पर ये ज़िद जानबूझकर तो नहीं की थी। ये तो उसकी बेमकसद पाबंदियों पर आई थी। वो तो इस गम में खाई जा रही थी। ये उसका अब दाद नहीं रहा था, बहुत बदल गया था वो। मरकर भी चाहे कितनी बड़ी गलती कर जाए, कभी उस पर उससे भरी नज़र से नहीं दिखता था। पर ये दाद, सोचते ही उसकी आंखें भर आईं। वो आंखों की नमी पीछे धकेलती उसके पास से गुजर जाना चाहती थी, पर दूसरे ही पल उसकी सांसें रुक गईं जब वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। नाराज हो भी? मैं शाम को लौटते वक्त आइसक्रीम ले आऊंगा, साथ खाएंगे। ठीक है बोनी गर्ल? नूर ने नजरें फेर कर लब भींच लिए। पहले बोनी अब बोनी गर्ल। उसकी नाक सुर्ख पड़ गई। उससे जो दांत के लिए सबूत था। वो मुस्कुराया कि चलो कुछ तो तासुर दिया, वरना रात से बोलने से भी जैसे कसम खा ली हूँ। माइंड योर लैंग्वेज, मेरा नाम नूरुलैन है। तड़क कर कहती वो उसे धक्का देकर पीछे हुई कि अचानक पीछे लहराता लंबा दुपट्टा उसके पाँव में उलझा और अगले ही पल वो पीठ के बल पीछे गिरती कि दांत ने बर वक्त खुद को संभालते उसे कमर से थामा। एक दिल हरार सी चीख उसके हलक से निकली, पर ही दांत ने उसके मुंह पर अपना भारी हाथ जमा दिया। तुम ठीक हो माय बोनी गर्ल? उसकी मीची आंखें और लरसी पलकों पर फूंक मारते हुए उसे होश में लाया। नूर ने फट से आंखें खोली और खुद को उसके आसार में पुकार कर एकदम बुखलाए सीधी होने लगी थी कि दूसरे ही पल उसके सीने से लगी। वो जो उस पर झुका उसकी नाजुक कमर में बाजू डाले उसे संभाला हुआ था। उसके एकदम सीने से लगने पर उसके लबों पर कमीन की मुस्कुराहट आई और आंखें चमक सी गईं। उसका दिल बेसाख्ता धड़का जो नूर को अपने वजूद का हिस्सा लगा। उसे सटपटाकर दूर होना चाहा, पर दूसरा बाजू भी मजबूती से उसकी कमर के गिर पड़ा और उसे भींच गया। तो तात, खौफसदा होकर कहती वो उसके चौड़े शानों को पकड़े पीछे करने लगी, पर दांत ने उल्टा उसके गिर्द हजार तंग कर दिया। इस सुर्ख तमतमाते चेहरे से नूरुलैन की रंगत सर्द सी हो गई। खोखलाहट का शिकार होती वो राहदारी को देखने लगी। फिर उसे कोई आ जाएगा। सुन वजूद के साथ अपनी मजम्मत तर्क करती वो अकलाई सी उसके हज़ार में किस्मत आई। दाऊद। नीचे से आती कमाल साहब की कराहत आवाज़ पर वो होश की दुनिया में लौटा और उसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे देखे। उसके लब बेसाख्ता ही उन नन्हे कतरों पर गए। नूर की तो जैसे धड़कनें साकित हो गईं
उसने उसका लम्स पेशानी पर पाकर सख्ती से आंखें मीच लीं। आज मेरी सुबह और नसीब काफ़ी हसीन खुशगवार है कि तुम मेरे हसार में हो। मूड फ्रेश कर दिया बोनी। एकदम ही उसके भूले हो गाल पर होंठ रखते वो बोला। उसकी नाक को चूमते मजीद इम्तिहान से निकालकर उसे गिर हजार तंकियाँ वो तड़प कर दूर हुई और गहरे सांस भरने लगी। आई एम सॉरी जान, रात के लिए, पर तुम जानती नहीं है, अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई तो माजरत। नूर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए बाहर लेके आया था। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट की कि बाहर मत निकलना। उसके हाथों को थामकर अपने हाथों में सहलाते वो नादम सा बोल रहा था और नूर खामोशी सर झुकाए सुनी गई। माजरत नहीं, वजह बताओ इस सब की दाद। क्यों आखिर तुम इस तरह बदल रहे हो? क्यों मुझे घर में कैद रखना चाहते हो? रात मैंने सिर्फ घुटन से बचने के लिए सरहद से क्या ताज़ी फिजा में सांस दी, तुम भड़क उठे। आखिर चाहते क्या हो मुझसे? बताओ, क्या है तुम्हारे इरादे? वो गुस्से से फट पड़ी। दाद ने बेबसी से रेलिंग से नीचे देखते फिर उसे देखा। बस, आज मैं अम्मी से बात करता हूँ, जल्दी ही रुखसती का इंतज़ाम करें। उसके बाद मैं तुम्हें फर्स्ट नाइट सब कुछ बता दूंगा। सब कुछ, एक बात भी नहीं छुपाऊंगा। उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरकर वो मोहब्बत से बोल रहा था। नूर ने हूँ करते सर झटका और वहां से आगे बढ़ गई। मुझे मालूम है दाद, वजह कुछ नहीं, सिर्फ यही तुम्हारी सो कॉल्ड मोहब्बत और पोसेसिवनेस होगी। आई एम श्योर। तंसियाँ चबा चबा कर कहती वो वहां से निकल गई और जाकर अपने रूम में बंद हो गई। सो कॉल्ड होती तो तुम मेरी मोहब्बत की जंजीरों में नहीं बंधी होती। वो मुस्कुराता सर झटक कर आगे बढ़ा। आज कैसे भी करके उसे आलम से बात करनी थी कि इस सब से उसका रिलेशनशिप खराब हो रहा है। वो नूर से कुछ छुपा नहीं सकता। लब आपस में बेविस किए वो डाइनिंग टेबल पर आया और वहाँ चेयर पर स्कूल की ड्रेस से मायूस बैठी फेरी को देखकर मुस्कुराया। चाचू, पापा कहाँ गए? ना मामा है, दोनों मुझे छोड़ गए फिर से। दाद को देखती वो भागकर उसकी टांगों में लिपटती रोती हुई दुख से बोली। दाद ने अपनी टांगों पर उसके कमजोर वजूद में होप से धड़कते दिल की आवाज़ बाखूबी सुनी। अरे मेरी फेरी, ऐसा नहीं, पापा और मामा। यहाँ है। दाद ने जो उसे उठाकर बाहों में भरे सीने से लगाया था और अभी जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाया था, मुस्कान ने बीच में उचक कर बात खत्म कर दी। चेहरे पर नागवारियत तासरात सजाए लाउंज में सोफे पर बैठी आसिया बेगम समेत सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां ब्लू कुर्ती पर वाइट ट्राउजर, ब्लैक जैकेट, गले में वाइट स्कार्फ डाले मुस्कान अपने घोड़े की पूंछ जैसे सुनहरी बालों की पोनीटेल समेत मौजूद मुस्कुराए सब पर नजरें डाले फेरी की साकित नजरों को देखने लगी। मामा! अचानक वो होश में आई और मचलकर दांत की बाजू से निकलती भागती मुस्कान के आगोश में समाई। मुस्कान हंसी उसके नकोश पर पोसे लेती उससे खुद में पीछे अंदर दाखिल हुई। आसिया बेगम ने तड़प कर उसके अंदर आने पर कमाल साहब को देखा, जिन्होंने आंखों ही आंखों में उन्हें चुप रहने का इशारा दिया। कहाँ थी तुम लड़की? कल से ये तुम्हारा कोठा नहीं कि जब दिल चाहे यहाँ से भाग निकलो। इज्जतदार लोगों का घर है। अगर इज्जत रास नहीं आती तो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, इसे लो और यहाँ से निकलती नजर आओ। कमाल साहब दहाड़ कर बोले। मुस्कान का चेहरा एहसास तौहीन से मुतगैर हो गया। उसे लब भींच कर पहले दांत को देखा, जो खुद शशडर था अपनी बाप की जुबान पर। भाभी, आप अंदर आए। और अब्बू, अल्लाह के वास्ते प्लीज़ ऐसी जुबान इस्तेमाल मत करें। वो आपके बेटे की बीवी है, किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? हद है, ये घर तो सीधे साधा इंसान को मेंटल करके रख दे। हुर्रा कर कहते हुए ब्रीफ केस झटके से उठाए वहां से निकला। बात सुनो दोनों, शौक में शादी नहीं की तेरे बेटे से, मिन्नतें कर रहा था शादी के लिए। अगर आइंदा बात करनी हो तो अपने बेटे से करना। मुझसे ऐसी वैसी जुबान में बात की तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगी बगैर टिकट के। वो चिल्लाती हुई उन दोनों के सामने आई और पीछे से गन निकाल कर दिखाई। आसिया बेगम और कमाल साहब की तो रंगत सर्द पड़ गई। खौफजदा होते दोनों लबों पर कुफल लगाए फीकी रंगत से उसे देखने लगे, जिस पर मुस्कान को भी तरस आ गया। इससे बगैर कुछ कहे प्लेट में नाश्ता उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मेरी मुस्कान के कंधे पर ठोड़ी टिकाए उसे देखती रही जब तक वो नसों से ओझल ना हो गए। देखा आपने, अब बस ये दिन देखने रह गए थे। कल कला ये लड़की हमें मारने में देर भी नहीं करेगी। आसिया बेगम उसकी नसों से ओझल होते ही रोना पीटना शुरू कर दिया। कुछ नहीं होता, चुप करो तुम। जाओ नूर को लेकर शॉपिंग पर, इसे मैं देख लूंगा। कहकर ब्रीफकेस उठाए वहां से निकले। सामने रेलिंग पर हाथ टिकाए
ये सब देखती नूर आसिया बेगम को रुकते देखकर खुद बहुत नीचे उतर आई उनके पास और उन्हें सहारा देकर वहां से ले जाने लगी। तुमने देखा नूर, ये फहाश लड़की मेरे बेटे को निकल लेगी, चुड़ैल, या हमें मार देगी। अभी धमकी दी है उसने। रूम में आते ही आसिया बेगम फूट फूट कर रोती हुई बोली, आपको सिर्फ ताई अम्मी उसकी धमकी नजर आई? ताई अब्बू का देसी कमीज लहजा और अल्फाज से ही सुने। सर्द सांस खारिज करते बगैर रुके वो सपाट लहजे में बोली। आसिया बेगम ने ठटक कर उसे देखा। तो फिर तुम बताओ, क्या गलत कहा? कैसे एक शादीशुदा लड़की अपनी शादी की सुबह ही शोहर के जाते घर से गायब हो जाए, वही पूरा दिन रात बाद नजर आए? लोग सवाल नहीं उछालेंगे? ये तुम्हारे लोगों के यहाँ होता होगा, इसलिए आम लग रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बल्कि लड़की तो शर्म से रूम से बाहर नहीं निकलती। उन्होंने गुर्रा कर कहा। नूर लब भींच गई। गलती आप लोगों की नहीं, गलती उन मर्दों की है जिन्हें औरत का मतलब नहीं मालूम। औरत इज्जत है और ऐसे मर्द कभी नहीं समझ सकते जो औरत को सिर्फ खिलौना समझे, इज्जत नहीं। इसमें आप लोगों का कसूर नहीं। हर शौहर अपनी बीवी की खुद इज्जत करवाता है और यहाँ जो इमेज रखी है भाई ने, वही उसे हासिल हो रही है। चुपते लहजे में कहकर वो वहां से निकल गई, अपनी माँ के खिलाफ सुनने का मौका दिए बगैर आसिया बेगम को। पीछे आसिया बेगम उस खान पान से छोटी सी लड़की के रंग बदलने पर हैरत गूंग रह गई। वो तो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, पर यहाँ उसका रवैया ही बदला हुआ था। बिल्कुल अनजान लग रही थी। वो लॉन में आकर रुकी और गहरे सांस भरने लगी। दफातन उसके हाथ में भींचा सेलफोन वाइब्रेट हुआ। नूर ने सर झटक कर देखा, वहाँ अनजान नंबर देखकर लब भींच गई। क्या पता दांत की हरकत हो, उससे सोचा और दूसरी बार कॉल आने पर पिक कर ली। मैं मजीद कुछ न कह सकी, आगे बढ़ती हुई बोली। दूसरी तरफ उसकी आवाज़ सुनकर सकूत छाया। आप दाऊद अलीफ अलवी की मनकोहा नूरुलैन बोल रही हैं? बोलने वाला शातिर आंखों में चमक लिए मकरूर लहजे में खोया हुआ। जी, मगर आप कौन? नूर अपनी सोचों के खिलाफ अनजान आदमी को पाकर पहले टटकी, फिर अपने तारुफ पर जल्दी से खौफ से बोली। मुझे छोड़े, आप सिर्फ ये बताएं, क्या आपको मालूम है क्या आपका मनको दाऊद दा अलिफ मासूमों को मारने वाला एक गुंडा है, सरेआम गुंडागर्दी वहशत फैलाने वाला 20 का साथी है, एक दरिंदा है, और आप सबके सामने मासूमियत बुज़दिली का ढोंग जाता है। नूरुलैन सफ़ेद रंगत से सेलफोन को घूरने लगी। उसका दिमाग चकरा रहा था, हाथ पांव जैसे सुन से हो गए थे। वजूद में भी ठंडी सर्द लहर उठी, रीढ़ की हड्डी में थोड़ गई, कानों में दा अलिफ और गुंडागर्दी साए साए कर रहे थे। क्या बकवास है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दांत के बारे में बोलने की? मैं जानती हूँ वो उस गुंडे की घटिया चाल है। वो मुझे अपने शोहर से बदगुमान करके हासिल करना चाहता है, पर मैं बता दूँ तुम लोगों को, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। छोड़ूंगी नहीं तुम सबको, मैं बता रही हूँ। अचानक ही वो हल्के बल चिल्लाई। वो वहशत से वो थर थर कांपने लगी थी, सिर्फ उस गुंडे का तस्वुर करते ही। गजा के अपने मासूम दांत में उसका सोचना, वो एक खूनी कातिल गुंडा था। वो कहाँ उसका दांत जो एक झिड़क दे उसे तो 1000 माफिया मांगे। बेवकूफ़ बना रहा है आपको, हम आपको सबूत देंगे। दाऊद अलीफ कोई और नहीं, वही गुंडा है। आप सिर्फ हमारा साथ दें, हम आपको और आपकी बहन को उन दोनों हैवानों से आज़ाद करवाएंगे। शट अप, जस्ट शट अप, यू इडियट, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अलग के पल गुर्राते उससे रोते कॉल डिस्कनेक्ट की। कोई उसके दांत के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, और वो भी उस जंगली हैवान जानवर से मिला रहा था उसके दांत को। रोती हुई अंदर भागी। उसके आदमी ऊपर चीखने से वो उस तक पहुंच जाएगा, उसके दांत को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। वो सीढ़ियां पलांगती रोती सिसकती ऊपर भाग रही थी कि अचानक से सामने आती मुस्कान से पूरी टकरा गई। अल्लाह लड़की! मुस्कान ने उसे पीछे गिरने से बचाने के लिए उससे कलाई थामी। नूर फैली आंखों से कभी उसे देखती तो कभी पीछे लाता था सीढ़ियों को। तुम ठीक हो नूर? उसे संभाल कर उसके पाँव पर खड़ा करते हुए पूछने लगी। जी जी, मैं ठीक हूँ। वो होश में आती उसके चेहरे को तकती बदहवासी में सर हिलाए बगैर उसकी सुने आगे बढ़ गई। मुस्कान उसकी पोस्ट देखती कंधे उचकाए बर्तन लेकर नीचे उतरी। अल्लाह, कुछ भी कीजिएगा, मेरे दांत को ऐसे ही मासूम रखिएगा, वो मुझे ऐसा ही चाहिए। उसे रूंडे हैवानों से दूर रखिएगा। वो बेड पर घुटनों के गिर्द बाजू का हंसा डाले सिसकती इल्तिजाया हुई उस जात के सामने। उसे लग रहा था ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो गुंडा जरूर उसकी वजह से दांत के पीछे पड़ा होगा। सोचकर ही उसे वो झुर्री ले उठी
और सामने पड़े अपने मोबाइल को देखने लगी जिसकी स्क्रीन तारीख थी। सॉरी सर, पर हेडक्वार्टर या थाने में कोई लड़कियां या शख्स नहीं पहुंचा। इंस्पेक्टर अरमान और एएसपी हॉस्पिटल के रूम में उसके सामने अलर्ट खड़े उसके सवालात के जवाब दे रहे थे। बुरहान ने चौंक कर अरमान को देखा। ओह, तो वो मुझे सामने से नाकाम कर गई। उससे सोच कर लब खींचे। अच्छा जाओ, डिस्चार्ज लेटर ले आओ। वो एएसपी से बोला और पास पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनी। यहाँ पहुँचते ही उसे अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया था और पट्टी वगैरह के बाद उसे आराम के लिए इंजेक्शन लगाने वाले थे, पर बुरहान ने इनकार कर दिया। उसे कैसे भी करके कराची पहुंचना था, क्योंकि इस बार उसे सबूत के लिए कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सबूत गवाह खुद था। और एक एसपी की गवाही क्या अहमियत रखती है, ये तो मुस्कान भी हथकड़ियां पहनकर ही मालूम पड़ेगा तुम्हें और तुम्हारे गैंग को। पर सर आपकी। एएसपी उसकी तबीयत के ज़ेर असर कुछ बोलना चाहा कि उसकी सख्त गोरी पर लब दबा गया। ओके सर। एएसपी वहां से निकल गया तो पीछे बुरहान और अरमान रह गया। इंस्पेक्टर अरमान को उससे बात और कार्ड रखा हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से एसपी के लिए दी गई सहूलियात के तहत। हाँ, ये बात अलग थी कि उसे सिक्योरिटी या गार्ड की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती थी। मेरी बेटी का बताओ अरमान। शर्ट के बटन बंद करते हुए वो पूछने लगा। अरमान मुस्कुराया। सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फेरी आज मैम के पहुंचने पर स्कूल नहीं गई। उसे तफसील से आगाह किया। बुरहान के लब सिकुड़ गए। ओह, तो मैडम घर भी पहुंच गई। सोचते वो हंसा। कुछ ही देर में शहर के एसपी और एसएचओ को एसपी बुरहान के जख्मी होने की इत्तला मिली तो दूसरे मिनट वहां मौजूद थे। दोनों उससे मिले। एसएचओ साइड खड़ा हो गया और एसपी उससे जंगल के हादसे की तफसील जानता शशडर था। कुछ ही घंटों में सारा महकमा अलर्ट था, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हवाओं के जोर पकड़ने पर आग की चिंगारियां उड़ती जंगल को अपनी लपेट में लेती पूरी तरह फैल गई थी और सबूत के तौर पर उनके पास सिर्फ जली हुई लाशें मौजूद थीं। सर आपकी फ्लाइट का टाइम हो चुका है। पुलिस स्टेशन पर आकर अरमान ने सलूट करके कहा। बुरहान ने सर हिलाया। आज वो बहुत खुश था, इंतहाई खुश था, और इस खुशी की वजह उसकी सोई हुई शहजादी की उंगलियों ने उसके हाथों में हरकत की थी। उसे याद था वो लम्स जब वो उसके नाजुक कमज़ोर हाथों को अपने हाथों की चौड़ी हथेली में लेकर बैठा था, तब उससे हरकत की थी और उन उंगलियों में सरसराहट पाई गई थी और डॉक्टर के मुताबिक वो काफ़ी संभल रही थी। आलम ने अपनी खुशी खुद तक महदूद रखी, किसी से शेयर नहीं की, पर उसके बावजूद आरिफ की धड़कनें खुद शोर मचा रही थीं। उस दुश्मनी जहाँ का तस्वुर करते उसके दिल की धड़कनें बगावत पर उतर आई थीं और वो परेशान सा आलम के घर में दाखिल होने पर खुद वहाँ से निकल गया। डॉक्टर की कुछ देर पहले दी गई इत्तला ने जैसे उसे खुशी से पागल कर दिया था। उसका दिल कर रहा था चाहे उसे देखे, उसकी उंगली की पहली लर्जिश अपनी हथेलियों पर महसूस करे, उस दुश्मन जहां को पहली कामयाबी पर मुबारकबाद दे, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके पास ही जा सके। वो एक साइड गाड़ी रोके सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। उसे खुद पर बहुत रोना आ रहा था, अपने हाल पर रोना आ रहा था, कितना बेबस था, जाकर भी उसके पास नहीं जा सकता था। कितनी अजियत भरी है ये मोहब्बत की मंजिलें तय करना। वो सोचता हुआ दूसरा सिगरेट सुलगाने लगा। जानता था जब आलम को उससे गद्दारी का मालूम होगा उसे ज़मीन में गाड़ देगा, शायद ही उसे काटना भी पसंद करे। पर वो क्या करता, उसका क्या कसूर था जब वो अपनी सब स्टूडियो से भरी कलाई उसके सामने लाई थी। उसके सामने अपने भाई के साथ लगकर रोती थी। दिल से शदीद ख्वाहिश होती थी कि उसके सारे आंसू चुन ले। मान अपनी सोच पर खुद ही हंस पड़ा। मेरी उसके सामने नजरें नहीं उठती, कजा के आंसू चुन लेता। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। इस शराब की शदीद लहर वजूद में दौड़ी। जिस पर स्टीयरिंग पर हाथ मारते वो गाड़ी की सीट से सर टिकाए आंखें मूंद दिया।